प्लीज सर एक बार आपका इंट्रोडक्शन देके आप चालू कर लेना। आपका एक्सपीरियंस एक बार बता दीजिएगा सबको। हेलो। जी सर, आपको सारे सुन सकते हैं। हाँ, मैं हूँ डॉक्टर संजय यादव और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और मैंने एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक किया है और प्रेजेंटली एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, है ना। आज जो अपना टॉपिक है वो है अपना घुटने का जो मेन ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे तो कई जॉइंट्स में होती है लेकिन मेनली ये अपने नी जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। सामने से कोई बोलेगा या मैं ही बोलता रहूँ? पहले सर आप बोल दीजिए, एक बार खत्म अच्छा हो अच्छा, जाएगा तो सुन सारे रहे हैं आपको बस, है ना। क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी तो जी आप जी। लोग जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ थोड़ा बता देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि आपकी आवाज कट गई सर। सर मे भी आपका माइक म्यूट हो चुका है, एक बार चेक कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हेलो। आ रही है हाँ सर सर, आवाज, हेलो। मे भी नेटवर्क की एरर था तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी। कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा अच्छा, हाँ वो क्या है कि कॉल आ गया था मेरा। ओके ओके। हाँ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जहाँ भी ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ना, उनके अंदर ये कॉमनली होती है। और जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं उनमें ज्यादा होती है, जैसे अपना नी जॉइंट। और मोस्ट कॉमनली ये इसी को इन्वॉल्व करता है। हाथ के अंदर अंदर देखते हैं तो उसको ये जो ये मेटाकार्पो जो थंब का जो बेस होता है, वहां पर आर्थराइटिस होता है। क्योंकि जो ज्यादा यूज आता है वही ज्यादा घिसता है ना। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज। ऐसा नहीं है कि अचानक हो जाएगी, ये धीरे 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 बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है, कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है। कार्टिलेज एक कवरिंग होती है जो जॉइंट्स को आप, जो हड्डियां होती है ना, उनके दोनों एंड्स पे कार्टिलेज की कवरिंग होती है। तो वो उसको हड्डियों को आपस में टच होने से प्रोटेक्ट करती हैं। और उसी कार्टिलेज के डैमेज होने से हड्डियां आपस में टच होने लग जाती है, गैप कम हो जाता है जॉइंट्स में, और वो पेन करने लग जाता है। नेक्स्ट। ये मेनली ओल्ड एज में होती है ना, 60+। बट आजकल जैसे यंग एज में भी होने लगी, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, किसी किसी जेनेटिक्स होते हैं। जैसे मान लो फादर मदर की जल्दी हुआ तो उसके भी हो जाएगा। ट्रॉमेटिक हो सकता है, किसी का नी में मान लो जॉइंट इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो गया तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोई ओवर यूज कर लेता है स्पोर्ट्स वगैरह में, जैसे ढंग से यूज नहीं करता, उसकी ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल अगर इंडिया में प्रेवलेंस देखे तो अपन लगभग 20 से 40% इसकी प्रेवलेंस है। फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। दो टाइप की आर्थराइटिस होती है, जो मेनली मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ वो इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसका मतलब है कि वो अपने आप हो जाएगी, उसका कोई कॉज नहीं पता होता ना। सेकेंडरी होती है, वो किसी कारण के वजह से होती है, जैसे आर ए रोमेटोइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन होता है। फिर ट्रॉमा होता है, कोई मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिजीज, या कोई कंजेनेटली बचपन से ही उसके कोई जॉइंट्स में गड़बड़ है उसकी वजह से हो सकता है ना। ये टाइप्स बता रखे हैं, ग्रेड्स होती हैं इसकी 4। जैसे इनके धीरे धीरे जैसे जैसे कार्टिलेज खत्म होता है ना, वैसे वैसे ग्रेडिंग होती है इसकी। फोर्थ ग्रेड जो लास्ट ग्रेड है उसके अंदर जॉइंट स्पेस खत्म हो जाता है और ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ओस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, बोनी ग्रोथ होती है जो इसकी जॉइंट्स के चारों तरफ बनने लग जाए। बोनी को मतलब छोटी 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 हड्डियां बनने लग जाएंगी, है ना। और एक जो ये सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस लिख रखा है ना, तो जब हम एक्सरे देखते हैं तो वो जो जॉइंट का मार्जिन होता है वो व्हाइट दिखता है। इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, सबकॉन्ड्रल सिस्ट्स और बन जाती हैं, मतलब इसके अंदर पानी के गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं जॉइंट के अंदर। जब हम इसको जॉइंट को खोलते हैं ना रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो उसके अंदर गांठें बनी हुई रहती है अंदर पानी की भरी हुई, तो उनको भी निकालना पड़ता है। और धीरे धीरे इनकी पेनफुल जो सीवियरिटी की, ये इसका पेनफुल जो होती कंडीशन होती है वो बढ़ती जाती है। माइल्ड में कम होगी और सीवियर में फिर ये डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे अपना जॉइंट टेढ़ा होने लग जाएगा, है ना। रिस्क फैक्टर्स बताई दिए, एज, ओबेसिटी, ट्रॉमा पर, इसके पहले की हिस्ट्री हो फादर वगैरह की, मदर की, है ना। ये सब बॉक्सर्स वगैरह जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके अंदर ज्यादा चांस होती है। नेक्स्ट।
इटियोलॉजी नेक्स्ट करो, ये समझ में नहीं आएगी। पैथोलॉजी में ये है कि भाई इसमें जो रिस्क फैक्टर्स जो मैंने बताए वो होते हैं, उस पेशेंट के अंदर कार्टिलेज डैमेज शुरू होने लग जाता है, क्योंकि अपना जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, अपने शरीर पे जब भी कोई डैमेज होता है तो शरीर का कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू हो जाता है। वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में जो कार्टिलेज होती है ना, उसको भी डैमेज करने लग जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर दे रखी है, इसके अंदर आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो ब्लू वाली है, जो लाइट ब्लू है, वो तो है कार्टिलेज, और उसके चारों तरफ जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो ये बीमारी होती है अपनी कार्टिलेज की। और जो जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस अपन ने नाम लिया था, वो साइनोवियम की बीमारी होती है ना। ये एक चारों तरफ जो डार्क ब्लू में वो थिक है, इसका कैप्सूल होता है जो जॉइंट को कवर करके रखता है। तो देख रहे हो आप, रेग्ड मार्जिन, एक साइड तो बिल्कुल सही है, दूसरी साइड देखो तो बिल्कुल रेग्ड मार्जिन है। और जो मैं पानी की गांठें बता रहा था ना, वो बोन सिस्ट लिखी हुई ना ऊपर ही ऊपर, वो बोन सिस्ट है। नेक्स्ट, इस क्लिनिकल फीचर में जैसे ही पेशेंट आएगा तो आपको बताएगा कि भाई मेरे जॉइंट पेन हो रहा है, उसकी मूवमेंट कम हो गई है, वो टेढ़े हो जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे उसके पाँव, डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाएगी, है ना। अपन जब फील करेंगे, दबाएंगे उसके हाथ, तो उसको टेंडरनेस फील होगी, क्रेपिटस फील होएगा। और कभी कभी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता था, पेरेस्थीसिया वगैरह ये होने लग जाते हैं। नेक्स्ट, ये क्लिनिकल जो सीएमसी जॉइंट इसमें बताया ना, जो सीएमसी जॉइंट लिखा हुआ है, इसमें ये जो मोस्ट कॉमन, सेकंड जो मोस्ट कॉमन होता है वो ये अफेक्टेड होता है ना। और ये नोड्स बनते हैं, ये टिपिकल फाइंडिंग है इसकी, बोचार्ड नोड और हैबर्डन नोड्स इसके अंदर पाई जाती है। एक नीचे जो फोटो दिखा रखी है घुटने की, उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मिटी हो जाती है, जब घुटना पूरा डैमेज होता है, ग्रेड 4 हो जाता है, तो अंदर की तरफ घुटना मुड़ने लग जाता है। मतलब एक, ऐसे मान सकते हैं हम, धनुष की तरह हो जाता है ये पाँव, है ना। तो इसको बोलते हैं वेरिस डिफॉर्मिटी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस में भाई इसके क्या हो सकता है? भाई कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? भाई टेढ़ा मेढ़ा अगर उसको सही नहीं कराएंगे तो जो आसपास के लिगामेंट्स वगैरह हैं वो खिंच सकते हैं, आसपास के जो और टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, उनके ऊपर जोर पड़ सकता है। अगर वेसल्स छोटी मोटी, उनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, या फिर उसका ऑस्टियोनेक्रोसिस, मतलब बोन गल सकती है। नेक्स्ट, ये एक फीचर दे रखा है जिसमें कॉन्ड्रोलाइसिस, मतलब कार्टिलेज का डैमेज होना, है ना, उसको बता रखा है। उसको नेक्स्ट बताओ, काम करना। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस का मतलब हम बीमारी का पता कैसे करेंगे, भाई ये वाली बीमारी है इसकी। सबसे पहले पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री देगा, वही पेन कंप्लेन करेगा, भाई इतने दिन से दर्द है, चल नहीं पा रहा हूँ, उकड़ू नहीं बैठ पाता हूँ, स्क्वेटिंग नहीं कर पाता हूँ, नीलिंग नहीं कर पाता हूँ। फिर अपन एग्जामिन करेंगे कि भाई हाँ ये सब चीजें हैं, दबा के देखेंगे, मूवमेंट कराएं के उसकी डिफॉर्मिटी को चेक करेंगे। फिर एक्सरेज कराएंगे, एक्सरेज में अपने को पता लग जाए भाई जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, और उसकी जो भी है डिफॉर्मिटी एक्सरे में दिख जाती है। डिफॉर्मिटी का मतलब पैर का टेढ़ा मेढ़ा होना। और कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जरूरत पड़ती है तो वो करवा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये उधर नॉर्मल जॉइंट स्पेस और ये इसके जॉइंट स्पेस में कंपैरिजन कर रखा है। आप देख सकते हो ये ब्लैक लाइन जो है वो नॉर्मल जॉइंट स्पेस है ना। और दूसरी ही एक्सरे में दिखा रखा है कि भाई जॉइंट स्पेस बिल्कुल ही खराब हो गया, है ना, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की फाइंडिंग होती है। ये तो एक पिक्टोरियल बता रखा है, दूसरा एक्सरे है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता रखे हैं इसमें भी, जैसे हिप के लिए देखें अपन, तो पेन होना चाहिए, और इनमें से दो चीज होनी चाहिए, जैसे कि ESR 20 से ज्यादा होनी चाहिए, जॉइंट स्पेस का नैरोविंग होनी चाहिए, और एक्सरे अगर कराते हैं तो उसमें फीमोरल या एस्टेबुलर में ओस्टियोफाइट्स दिखनी चाहिए। इनमें से कोई से भी दो हो और साथ में हिप में पेन हो, तो इसका मतलब हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। नेक्स्ट, नी के अंदर भी सिमिलर पेन होना चाहिए, ओस्टियोफाइट्स होनी चाहिए एक्सरे में, और नीचे वालों में एक भी चीज हो, जैसे एज 450 से ज्यादा हो, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसकी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्रेपिटस हो, बोन ग्रोथ हो, बोन पे दर्द हो, ठीक है, गर्म हो। नेक्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, वेट अगर ज्यादा तो वेट लॉस, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, कोई डिवाइसेस दे देते हैं, कोई जैसे लकड़ी छड़ी दे दी चलने के लिए, भाई थोड़े दिन उसका काम,
शू इंसोल्स दे सकते हैं, हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना। ये और चीजें, ब्रेसेस वगैरह ये दे सकते हैं ना। नेक्स्ट, और फिर सर्जरीज में आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आर्थ्रोप्लास्टी होती है, ओस्टियोटॉमी कर सकते हैं, आर्थ्रोडेसिस, मतलब चुप आर्थ चुप। हेलो। हाँ एक सेकंड सर, शायद वो नॉइज आ रहा था, मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। आर्थ्रोडेसिस मतलब जॉइंट्स को चिपका देना, है ना। और लास्ट है ऑर्थो, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ना। जी जी। नेक्स्ट, ये एक टोटल नी रिप्लेसमेंट का फोटो दे रखा है, जिस देख सकते हैं कि उसकी जो ऊपर वाला घुटना है, घुटने का जो फिमोरल कंपोनेंट है, फिमोरल मतलब ऊपर वाला, जो थाई बोन होती है, उसका एक कंपोनेंट लगा रखा है, और एक टीबिया का जो नीचे वाली बोन का कंपोनेंट लगा रखा है। तो स्पेस बढ़ गया, उसके अंदर एक अपन एक्सरे में दिखती नहीं है वैसी एक एक पीस और डाल देते हैं उसके अंदर। ये एक बिल्कुल नहीं, रेंज ऑफ मोशन बहुत शानदार किया हुआ है। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में कुछ नहीं, पेन किलर एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। पेन किलर्स में ब्रांसेट्स दे सकते हैं, ओपिएट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये वही ट्रीटमेंट है वापस, कि भाई एनसेड्स दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, टोरिकॉक्सिब वगैरह होती है, ट्रेमाडोल दे सकते हैं। नेक्स्ट, 2 मिनट्स। ये दवाइयों की टाइप्स हैं, इसमें पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक एनसेड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इनके मोड ऑफ एक्शन है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसिस होता है उसको ब्लॉक करते हैं, है ना। तो ये डोजेस दे रखे हैं, जिसमें अपन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज दे देते हैं। नेक्स्ट, हाँ सर, आगे सारे हमारे ये ट्रीटमेंट पार्ट है ना इसमें तो। जी जी, नेक्स्ट, पूरा ट्रीटमेंट पार्ट ही है। अगर अच्छे से देखा जाए तो हर तरफ पढ़ने ओके, वाली चीजें हैं। बिल्कुल ये आप पढ़ सकते हो। और जैसे नेप्रो से नहीं अच्छा टेबलेट है। नेक्स्ट, इटोरिकॉक्सिब देते हैं जनरली, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है इटोरिकॉक्सिब होती है ना। और उनसे पेन अगर नहीं रिलीफ होता है तो फिर ट्रामाडोल वगैरह पे, एस्टामिनोफेन वगैरह, है ना। बाकी सर आगे भी सारे मेडिसिन हैं। ठीक और है, एक स्टेरॉइड्स कुछ दिन के लिए दे सकते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन लास्ट में लिखा हुआ है। वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगते हैं और ओरल भी देते हैं उनको ना। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म पे देंगे तो अदर डिजीजेस जिसको नुकसान करता है, जैसे डायबिटीज वगैरह में इनका ध्यान रखना पड़ता है। बस स्टेरॉइड डायबिटीज में नहीं देने हैं। सर बाकी एक बार हम ऑडियंस से भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, अगर कोई उनका डाउट है तो। हाँ पूछ लो, है ना सर, पूछ। आपका, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके, तो आप सर से पूछ सकते। आपने आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। सर मैं लोकेश सिंह पवार सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले सर जैसे मेरी एक्सरसाइज वगैरह करता था, रनिंग करने जाता था। तो उसके बाद 2-3 साल से मैंने किया, तो उसके बाद मुझे थोड़ा दर्द वगैरह महसूस हुआ घुटनों में और जॉइंट वगैरह में, हाथ में। तो फिर मैंने हम्म मंसूर जो लोकल डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई जरूरत है नहीं, आप एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दो। तो उसकी हम्म वजह से उसकी वजह से भी हो सकता है, आप काफी लंबे समय से कर रहे हो, तो हम्म आप अभी बंद कर दीजिए। सर उसके बाद बंद तो कर दी मैंने, हम्म। वो जैसे पेन वगैरह था घुटनों में वगैरह, जॉइंट वगैरह में, तो बंद हो गए हैं। तो सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अपन वापस अगर अपन उसको चालू करें तो ठीक रहेगा, कि अब नहीं करें तो ही ठीक रहेगा सर? एज क्या है सर आपकी? सर मेरी 33। 33 है ना, तो सर एक्सरसाइज करना कोई खराब नहीं है, लेकिन ओवर मत करो। अपनी जैसे जितनी बॉडी परमिट कर रही है उतना तो करना ही है। बाकी एक्सरसाइज करनी है, पूरा काम करना है। और अगर आपको फिजियोथेरेपी करते हो तो फिजियोथेरेपी करो, बाकी नॉर्मल ओवर यूज मत करो, शरीर को डैमेज मत करो, बाकी करनी है एक्सरसाइज सर, है ना। जैसे सर हम क्या रनिंग करने जाते थे, 2 किलोमीटर की रनिंग का डेली का रूट था हमारा सर, तो तो हमने सर उसको रनिंग नहीं बिल्कुल तो ही बंद। फास्ट ब्रिस्क वॉक कर सकते हो आप, अगर रनिंग करने में दिक्कत हो रही है तो ब्रिस्क वॉक कर जी लो, है ना। जी ठीक है सर। जी सर। और कोई हेलो सर। आपसे कोई क्वेश्चन जी पूछिए लोगन जी। हेलो। जी हेलो सर। हाँ, हाँ सर, ये कहना था कि सर ट्रीटमेंट प्लान कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कब लगेगा कि मतलब विदाउट सर्जरी हम इसको फुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यार देख, ग्रेड 3 तक भी अपन ट्रीटमेंट मेडिसिन से चलता है ना। जी जी जी। और वैसे कुछ पेशेंट्स जैसे ओवर एक्टिव होते हैं कि नहीं यार हमें तो जल्दी जल्दी रिलीफ करना है, तो उसको जी आप ग्रेड 3 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं ना। बाकी क्या होता है कि अपने इंडिया के अंदर लोग ऑपरेशन से डरते हैं, तो ग्रेड जी 4 में भी घिसते रहते हैं, चलता रहता है। बाकी एडवाइस अपने ग्रेड 4 में तो करना ही करना है।
ग्रेड जी 3 जी में अगर मान लो ज्यादा परेशान हो रहा है पेशेंट, क्लिनिकल सिम्टम्स पे डिपेंड करता है मेनली एक्चुअली। अगर जी जी पेशेंट ज्यादा परेशान है तो अपन 3 जी में जी भी कर सकते हैं, है ना। बाकी ग्रेड जी 1 जी और ग्रेड 2 में आप फिजियोथेरेपी मेडिसिन वगैरह से कर सकते हो ना। जी 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 जी। जी ग्लूकोसामिन का सर क्या रोल होता है इसमें? ग्लूकोजामीन वैसे देखो, जैसे कंपनी वाले हमारे पास आते हैं, वो जी बोलते हैं कि साहब ये जो कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का एक कंपोनेंट होता है ना ग्लूकोजामाइन, है ना। जी तो जी वो उसको हीलिंग में हेल्प करते हैं। जी सभी जी लोग अपने अपने दावे करते हैं कि हम 6 महीने से हमारे देखो तो कार्टिलेज में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी क्लिनिकली मुझे तो लगा नहीं अब तक। बाकी जी अब कुछ नहीं से तो कुछ तो सही के है, कुछ तो दें उसको पेशेंट को कार्टिलेज इंप्रूव करने के लिए। ओनली पेन जी किलर थोड़ी दे सकते हैं अपन, जी जी है ना सर। ऐसा है। जी जी बाकी कंपनी दावा करती है कि 6 महीने में हमारे इंप्रूवमेंट है, 6 महीने पेशेंट ले नहीं पाता है, वो बीच में जी स्किप कर जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर स्किप कर जाता है, कंटिन्यूस आते ही नहीं है। तो उसके जी रिजल्ट्स अपन नहीं बता सकते उनके, हालांकि उन्होंने जिन पेशेंट्स को दिया है कंटिन्यू, उनके फायदा हुआ है। जी जी सर बेटर स्वेलिंग जो है सर, तो इंडियोमैक प्लस या न्यूकोक्सिया एमआर सर, दोनों में से क्या बेटर हो सकता है इसमें? देखो, इसके लिए जो एटोरिकॉक्सी बेटर रहता है ना, अपन जी फार्माकोलॉजिकल नेम से जाएं तो न्यूकोक्सिया में जी भी 90 वही आता है ना, जी जी एटोरिकॉक्सी का फॉर्म। टोरेकोक्सी हाँ, पारासीटामोल या स्वेलिंग के लिए आप जैसे थियोकोर्टिकोटाइड। काइमोरल फोर्ट आता है, जी जी सेरिसोपेप्टिडेज वगैरह आते हैं, उनको दे सकते हो ना। और ज्यादा है तो फिर स्टेरॉइड दे दो, डायबिटीज का ध्यान रखना, है ना। जी जी कैल्शियम का सर कोई रोल ऐसा नहीं होता है उसमें कैल्शियम ऑस्टियोआर्थराइटिस का में? रोल क्या है कि ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं जनरली बोन्स। जी भाई ये जो मेन ओल्ड एज की बीमारी है ये, ओल्ड एज में जी वैसे ही बोन्स कमजोर होती हैं। जी तो कैल्शियम देना, सर नमस्कार, कैल्शियम जी देना जरूरी है। जी जी जरूरी इसलिए है कि कल को मान लो कि उसको ऑपरेट करना पड़ा, तो उसकी जो बोन कंडीशन है वो तो अच्छी होनी चाहिए ना। जी जी और जी वैसे भी बोनी पेन्स होने लग जाते हैं अगर कैल्शियम की कमी हो जाती तो, है ना। तो जी कैल्शियम देना चाहिए हम साथ। ठीक। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ, और जगन्नाथ जी कुछ पूछना चाहेंगे सर? जगन्नाथ जी। सर जी गुड हाँ, मॉर्निंग सर। उमेश खान जी पूछिए गुड जी। जी सर, एक पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट किया था सर, तो उसका क्या था कि जब तक नी जॉइंट का ऐसा दिक्कत था, तो उसका जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था तब तक आराम है, फिर उसका जैसे दवा खाना बंद कर दिया तैसे फिर उसका दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो सर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ग्रेड ये है कि उसकी ग्रेड ऊपर है यार, दवाइयों से उसकी आराम नहीं आएगा। साथ में फिजियोथेरेपी कराओ, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है वो कराओ। अगर उनसे इम्प्रूवमेंट आ जाता है महीने 2 महीने 3 महीने में तो सही है। नहीं, फिर अगर पेशेंट तैयार हो तो फिर सर्जरी के लिए तैयार करो उसको। सर अभी के लिए मेरे कार्टिलेज पास एक डैमेज ज्यादा पेशेंट। होगा तो मेडिसिन जब तक दोगे जब तक ही फायदा रहेगा उसकी, जी है ना। जी। सर, एक पेशेंट का मेरे पास रिपोर्ट आया था, एक एमआरआई, तो सर एक बार आप देख लीजिए इसमें क्या कर सकते हैं सर। मैं आपको चैट पे भेज रहा हूँ सर, देख लीजिए। आप पर्सनली भेज देना इसके बाद, है ना, हाँ, उमेश खान जी, आप एक बार सर से अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा भेज थोड़ा देना आप, सा कोई के लिए। दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको। ये मैंने सर भेजा हुआ है। हाँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। जी सर। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेंगे सर से? सर रेमेटोलॉजी जो कंडीशन बनती है रूमेट अर्थराइटिस में, ये संभव है क्या मेडिसिन से क्योर होना? ये रोमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में पूछ रहे हो? जी क्या सर, पूछ जी रहे सर। हो? लगातार लंबे सर टोसाफेनेक मेडिसिन वगैरह लेनी देते पड़ेगी हैं। सर। रोमेटोइड जी आर्थराइटिस में कंटिन्यूअस मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बीच में छोड़ोगे तो डिफॉर्मिटी जल्दी हो जाएगी। सर, डिसेबिलिटी भी आ जाती है सर, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है इसमें अगर होगी छोड़ सर, देते हैं अगर तो। नहीं लोगे तो पेशेंट नहीं ले पाता है। उसके ड्रग्स का साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना जरूरी होता है ना। जी सर। इसमें कुल लेना है मिला सर, के कंटिन्यू लेना। बस ये उसमें ये मेडिसिन ध्यान कंटिन्यू रखना होनी है चाहिए। स्टेरॉइड कंटिन्यू मत दे देना, है ना। बाकी अदर सर ड्रग्स दे। बाकी बीटीडी टेस्ट कर सकते हैं, क्या सीबीसी कह रहे हो? एलएफटी वगैरह। बीच किस बीच चीज में की? सीबीसी एलएफटी वगैरह कराते रहे 2-3 महीने में। हाँ बिल्कुल, एलएफटी आरएफटी सीबीसी। सर टोसाफेनेक कितने लंबे समय तक दे सकते हैं? टॉफासिनिब तो सेफ है यार। सेफ वो है? सेफ है, हाँ वो सेफ है, उससे नहीं, जैसे मेथोट्रेक्सेट ये देते हैं ना, उनके लिए है जी। मेनली, HCQ हाँ तो मेथोट्रेक्सेट ये। जी टॉफासिनिब जी। सेफ है, उसमें कोई ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है ना। एचसीक्यूएस वगैरह सर नुकसान करते, कई बार देखा और उनमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन टोफासन आया तो हमें टॉफासिनिब ठीक नहीं लगा। करेगी नुकसान। जी, जी। फिर भी अपने को रूटीन इन्वेस्टिगेशन उनमें 4 महीने में कराता हूँ मैं, तो आप उसमें 6 महीने में करा सकते हो, क्या दिक्कत। ठीक है सर, थैंक यू।
सर अगर टोफासिटिनिब देते हैं तो सर उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, कितना हम दे सकते हैं? 11 mg ओडी देता हूँ मैं तो, है ना। जी। सर हाँ, बेसिकली अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका सर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या रख सकते हैं सर, कि पेशेंट के लिए जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस का है पेशेंट? अब वो मैं है यार, स्टैंडर्ड है वो तो, मैसेज कर दूंगा अभी। आ, कंडीशनल रहता है ये तो। हाँ, है ना। कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं थोड़ा कहीं निकलना है थैंक मेरे यू से। सर, थैंक यू सर। हाँ भाई। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू सर हेलो टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, वन सेकंड सर। सर, थैंक यू सर। चिकनगुनिया में भी ऐसे लक्षण आते हैं जब? हाँ, हेलो सर, चिकनगुनिया में होता है वो, अलग टाइप की पैथोलॉजी है ना। उसमें भी दर्द सर होता रहता है, तो 6 6 महीने तक पेशेंट परेशान हाँ, रहता है, तो वो तो उसमें सर अपने आप सही होएगा, वायरल बीमारी है ना वो तो। वायरल बीमारी में अपने आप सही होगा। लोग सर उसमें रिकमेंड कर देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन 80 mg को। अरे भाई यार, एस्टेरॉइड नहीं देना है वो अपना। पेशेंट अगर टूट रहा है तो 2 दिन के लिए दे दो, फिर मत दो ज्यादा। और डिजीज और चीजों को डैमेज कर देगा वो स्टेरॉइड, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आसपास एमबीबीएस डॉक्टर है वो 80 mg रिकमेंड कर देते हैं सर इंजेक्शन में। एक्चुअली पेशेंट को चाहिए अर्जेंट रिलीफ। पेशेंट जी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, रिलीफ चाहिए उसको। हाँ। तो डॉक्टर क्या करे बेचारा। तो फिर सर समझ रहे हो? वैसे तो फिर ट्रीटमेंट के लिए क्या है उसका? किसके लिए? यही चिकनगुनिया वालों के लिए। जनरल पेन किलर देते हैं, और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का पेन के लिए ना। अच्छा अच्छा। हाँ, और नी में जब स्वेलिंग ज्यादा आ जाती है सर, और नीचे तक लिम्स में नीचे तक जा रही है स्वेलिंग? स्वेलिंग ज्यादा आ रही है तो इन्फेक्शन को रूल आउट करो, है ना, सीआरपी सीबीसी करो। और अच्छा अगर अच्छा। उसके अगर नहीं है इन्फेक्शन तो फिर स्टेरॉइड थोड़े दिन दे दो, और बाकी एंटीबायोटिक वगैरह देख कर लेना। अच्छा अच्छा। क्योंकि ठीक है। सर ऐसा मेरे चाचा जी के साथ हो रहा है, उनके पैरों में स्वेलिंग आती है केवल पैरों में नीचे, अच्छा। और बाकी का उनका एलिप्टिक केप भी सब नॉर्मल आ जाता है सर, कोई क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा हुआ नहीं तो नहीं है। पैरों में स्वेलिंग का थोड़ी होता है, ये तो नी जॉइंट्स की स्वेलिंग का है ना। पैरों में अच्छा। स्वेलिंग तो अदर कारण भी हो सकते हैं, हाइपरटेंसी हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है। हाँ वही तो, किडनी यानी कि उसका इनका एलिप्टिक केप सब कुछ नॉर्मल आता है। बीपी चेक कराओ, बीपी हो सकता है। अच्छा हाइपरटेंशन में भी होता है ऐसा। अच्छा। एल्बुमिन अच्छा वगैरह कराओ, एल्बुमिन में भी होता है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक सर। थैंक यू उपेंद्र जी। ओके। जी हेलो। ओके। हेलो। ठीक है हेलो। भाई। हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बोन को मतलब मजबूत रखने के लिए कैल्शियम किस उम्र से चालू करनी चाहिए और साल में कितने समय देनी चाहिए हमें? डेली दो, विटामिन D3 वीकली दो, है ना। जी और सर। हाँ, 2 से 4 महीने तक दे सकते हो आप। हर पर ईयर सर? अरे हर बार थोड़ी देनी है, बीएमडी कराओ अगर आपको रेगुलर देनी है तो। बीएमडी कराओ, बोन में कैल्शियम की कमी भी है कि नहीं। बीएमडी जी अगर जी। रेंज में आ रही तो क्यों देना है कैल्शियम। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो ओके। मच। सारे हेल्प पार्टनर को भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर 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 मुझे जो रिपोर्ट सेंड करनी थी सर, सर का नंबर नहीं मिलेगा सर, व्हाट्सएप नंबर? आप सर हमारे कोई भी टीम मेंबर को भेज दीजिए, हम सर तक पहुंचा जी। देंगे। ओके। थैंक यू। थैंक यू।